जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th वार्षिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। सही विकल्प है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ये देखिए कुल उपयोगिता है, आपसे पूछा है कि जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है, ये आपकी कुल उपयोगिता है। जब ये अधिकतम होती है तब ये स्थिर होती है, और इस समय जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। एक फर्म का उत्पादन फलन, एक फर्म का जो उत्पादन फलन है वो आगतों और निर्गतों के मध्य संबंध बताता है। यानी उत्पादन फलन क्या बताता है कि आप उत्पत्ति के जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उनका प्रयोग करके कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो इनके मध्य जो संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। तो ये जो साधन है ये आगत है और उत्पादन क्या है? निर्गत। तो आगत और निर्गत के मध्य संबंध जो है उत्पादन फलन बताता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। कीमत स्वीकारकर्ता फर्म किस प्रतियोगिता की विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता की। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। रिक्त स्थान, औसत संप्राप्ति बराबर कुल आय बटे उत्पादन की मात्रा होता है। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम कीमत कहते हैं। ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? उच्चतम कीमत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप या एकरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या सीमित या बहुत कम होती है। विदेशी विनिमय दर को मुद्रा विनिमय दर या फॉरेक्स विनिमय दर, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। संतुलित बजट में आय और व्यय की राशि बराबर होती है। सत्य असत्य, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, यह सत्य कथन है। वस्तु व सेवा एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, यह सत्य कथन है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता है, यह भी सत्य है। किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्ति अधिक है किससे? मांग से। तो अधिमांग नहीं, अधिपूर्ति होगी, इसलिए यह कथन गलत है। दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं। जो अनादिमान वक्र होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, यह कथन सत्य है। स्थानापन्न वस्तु चाय और कॉफ़ी का हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए चाय और कॉफ़ी जो है वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुएं कार और पेट्रोल का साथ साथ प्रयोग करते हैं, इसलिए कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। मूल्यह्रास प्रतिस्थापन व्यय होते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते चलाते जब साइकिल ख़राब हो जाएगी तो आप हर साल कुछ पैसे जमा करते जाते हैं, और उन पैसों से जब साइकिल ख़राब हो जाएगी तो आप नई साइकिल प्रतिस्थापित कर लेंगे, यानी ख़रीद लेंगे। तो जो आपने हर साल आपकी साइकिल में घिसावट आई और आपने पैसे रखे, वही क्या था? मूल्यह्रास, जो घिसावट आई। तो घिसावट के जो पैसे हमने रखे उससे हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन करेंगे। अंतिम व्यय, अंतिम उपभोक्ता जब किसी वस्तु को क्रय करता है तो वह अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। कीन्स का आय विश्लेषण अल्पकालीन है। कीन्स कहते हैं दीर्घकाल में हम मर जाएंगे, यानी सारे विश्लेषण क्या है? अल्पकालीन उनके। निवेश क्या है? भौतिक पूंजी स्टॉक। हम भौतिक पूंजी स्टॉक में जो भी पैसे लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। एक शब्द में उत्तर, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। किसी वस्तु की मांग और कीमत में संबंध होता है ऋणात्मक, यानी मांग यदि बढ़ जाए तो
कीमत घट जाए तो मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाए तो मांग घट जाती है। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत वैकल्पिक प्रयोग के अवसर का त्याग है। यानी आप 2 काम कर सकते हैं, एक में 100 रुपये मिलेंगे, एक में 200। 200 वाला आप काम करते हैं और जिसका आपने त्याग कर दिया वो आपकी क्या हो जाएगी? अवसर लागत। तो अवसर लागत क्या है? अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प से प्राप्त त्यागा गया लाभ भी हम कह सकते हैं। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? जहाँ मजदूर श्रम की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? 4 होते हैं, परिवार, उत्पादक, सरकारी और विदेशी क्षेत्र। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर शामिल हैं? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और एक उपहार कर भी आप लिख सकते हैं। फिर प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा जे.एम. कीन्स ने दी। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। यानी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा किया जाए या उपभोक्ता का, ये अर्थव्यवस्था की समस्या है। वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए? श्रम प्रधान तकनीक से करें और क्या पूंजी प्रधान तकनीक से करें। वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए? गरीबों के लिए या अमीरों के लिए। आर्थिक विकास के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। पूर्ण रोजगार की स्थापना कैसे की जाए। ये सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। केंद्रीयकृत एवं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में 2 अंतर बताइए। केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था यानी जिसमें सरकार सारे कार्य करती है, और बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियाँ सारे कार्य करती हैं। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं, ये आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट हो जाएगा कि उत्पादन के साधन पर नियंत्रण। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है और बाजार अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का उदाहरण चीन है और बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ होता है और जो बाजार अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो है निजी लाभ के लिए कार्य किया जाता है। जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसमें निजी लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार मांग तालिका का निर्माण करना है। तो बाजार मांग तालिका बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है। ये उपभोक्ता 1 है और ये उपभोक्ता 2 है। यदि बाजार में दोनों ही उपभोक्ता हैं तो दोनों की मांग को हम जोड़ दें तो हमें बाजार मांग तालिका प्राप्त हो जाएगी। 9 + 24 33, 8 + 20 28, 7 + 18 25, 6 + 16 22, 5 + 14 19, 4 + 12 16। तो इस प्रकार बाजार मांग तालिका की गणना होगी। निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या हैं? उदाहरण दीजिए। निम्न स्तरीय वस्तुएं जो होती हैं इनकी मांग और आय में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। यानी यदि आय 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाए, जब 10 रुपये मांग थी तो आप जो है 1 किलो वस्तु खरीदते थे। अब 20 रुपये मांग हो, आपकी जो आय है वो 20 रुपये हो गई तो आपकी मांग जो है वो घटकर आधा किलो हो गई। यानी आपकी आय जो है उसमें वृद्धि हुई तो मांग में कमी हुई। तो इनमें कैसा संबंध है? ऋणात्मक। जैसे जैसे आय बढ़ती है आप कम वस्तुएं, घटिया वस्तुएं कम खरीदते हैं। यानी आप मोटे अनाज खरीदते थे 1 किलो, तो अब आप आधा किलो मोटे अनाज खरीदेंगे और आधा किलो अच्छा अनाज खरीद लेंगे।
तो निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या हैं? जिनकी आय और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, जैसे निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ और मोटे अनाज। पूर्ति की लोच क्या है? तो पूर्ति की लोच कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को बताती है। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन को बताती है। बस इतना ही लिखना है और ये फॉर्मूला लिख लीजिए या इतना लिख लीजिए। दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो दीर्घकाल में फर्म या तो लाभ कमा सकती है या फिर हानि कमा सकती है। अब फर्म लाभ कब कमाएगी? एक फर्म लाभ तब कमाती है जबकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ये लॉन्ग टर्म जो औसत लागत वक्र होता है वह अधिक होता है अथवा बराबर होता है किसके? कीमत के। ये कीमत है और यदि मान लीजिए कीमत से औसत लागत जो है वो अधिक है, इसका मतलब उपभोक्ता को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यदि कीमत ये है, इससे औसत लागत वक्र जो है वो कम है, यानी इसका अर्थ क्या है? उपभोक्ता को हानि हो रही है। बाजार संतुलन की विवेचना कीजिए। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जबकि उसकी मांग और पूर्ति दोनों जो है वो बराबर हों, या आप लिख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत जो दोनों जो हैं वो बराबर हों, तब संतुलन कीमत होती है। जब आपकी सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत बराबर हैं या मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, तो क्रेता और विक्रेता, ना तो क्रेता जितना खरीद रहा है उतना ही खरीदेगा, विक्रेता जितना बेच रहा है उतना ही बेचेगा, यानी कोई भी परिवर्तन मांग और पूर्ति में नहीं होगा। और इस बिंदु पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगी। आप सिंपल ये याद कर सकते हैं कि बाजार संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। 2 नंबर का ये। फिर निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है? इसका उदाहरण दीजिए। तो निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है? सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की निर्धारित निम्नतम कीमत सीमा है। जैसे सरकार बोल दे कि भाई जो गेहूँ है वो 200 रुपये क्विंटल से ज़्यादा नहीं बिकेगा, तो वो क्या है? सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा यानी गेहूँ के लिए निम्नतम निर्धारित कीमत है। तो इसके उदाहरण क्या है? कृषि समर्थन मूल्य कीमत निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी विधान, यानी 300 रुपये से कम मजदूरी किसी मजदूर को नहीं मिलेगी। कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर वांछनीय नहीं होता। तो आपको केवल इतना याद करना है कि सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की निम्नतम निर्धारित कीमत को निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं, और इसका उदाहरण है न्यूनतम समर्थन कीमत और न्यूनतम मजदूरी विधान। औसत आय क्या है? औसत आय को हम किसी वस्तु के विक्रय से प्राप्त प्रति इकाई आय कहते हैं। तो औसत आय मतलब एक वस्तु से के विक्रय से हमें कितनी आय प्राप्त होगी औसतन। इससे हम फर्म की लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। औसत आय जो है उसका फॉर्मूला औसत आय का फॉर्मूला है कुल आय बटे उत्पादन की मात्रा। अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार जब वस्तु की पूर्ति बहुत कम उत्पादक और विक्रेताओं के हाथों में रहती है। पूर्ति कम उत्पादक और विक्रेताओं के हाथों में हो तो इसे हम अल्पाधिकार कहेंगे।
इस बाजार में वस्तु के विक्रय के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि क्रेता विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती है और प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वे आपस में समझौता कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु के विक्रय करने वाले केवल 2 ही विक्रेता हैं या 3 विक्रेता हैं तो अल्पाधिकार है। अब ये आपस में समझौता कर लेते हैं कि ये वस्तु हम 10 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बेचेंगे। तो ये क्या हो गया, इनके बीच में समझौता हो जाता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं? समष्टि आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, इनके योगों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके अंतर्गत इसके उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय आय, रोजगार, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश आदि। और समष्टि अर्थशास्त्र का उदय 1929 में हुआ। विश्वव्यापी मंदी कब आई? 1929 में। क्यों आई? क्योंकि अति उत्पादन हो रहा था, कीमतें घट रही थी और कीमत घटने से उत्पादन कम हो रहा था और उत्पादन कम होने से रोजगार और निवेश का स्तर भी फिर घटने लगा। और मंदी जो है सबसे पहले यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एक कोई देश है उसका एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, उनका जो भी मौद्रिक मूल्य है उसका योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का योग होता है। मतलब विदेशों से हमने जितना आयात किया है और जितना निर्यात किया है, तो आयात में से निर्यात को माइनस कर देंगे या निर्यात में से आयात को माइनस कर देंगे, उसको भी हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करते हैं। वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय एक परिवार को जितनी भी समस्त आय, चाहे लगान से, किराए से, जितनी भी समस्त आय प्राप्त होगी मजदूरी से, उसका योग होता है। इसमें से हम इनका वैयक्तिक आय होता है और वैयक्तिक आय में से यदि हम कर और गैर कर भुगतानों को घटा दें तो हमें प्रयोज्य आय प्राप्त होगी। क्योंकि मान लीजिए आपको 100 रुपये मिली, इस पर 10 रुपये टैक्स दिया तो 90 ही आप प्रयोग कर पाएंगे। तो प्रयोज्य आय के लिए हम कर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि आपने एक वस्तु देकर या दूसरी वस्तु को ले लिया, तो एक वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय दूसरी वस्तु या सेवा के माध्यम से किया जाता है। गांव में आज भी ऐसा होता है। वस्तु विनिमय मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। आप एक मुद्रा को देकर कोई भी वस्तु या सेवा जो है वो क्रय कर सकते हैं। मूल्य का मापक, कोई भी वस्तु उसका कितना मूल्य होगा उस मूल्य को आप मुद्रा में माप सकते हैं। क्या राजकोषीय घाटा सदैव स्फीतिकारी होता है? तो नहीं। यदि राजकोषीय घाटे से उत्पादन में वृद्धि होती तो स्फीतिकारी नहीं होगा और कीमत में वृद्धि होगी तो स्फीतिकारी होगा। बजट क्या है? बजट आय व्यय का लेखा होता है। इसमें आय व्यय आगामी वर्ष की होती है, आने वाले वर्ष की। इसे वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बोला जाता है, यानी एक वर्ष के लिए बनाया जाता है और इसमें जो आंकड़े होते हैं वो अनुमानित होते हैं। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार होता है, यानी जिसमें विदेशी व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है और वित्तीय संपत्तियों का भी आयात निर्यात होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम, पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्यात
एवं विकास बैंक, इसे विश्व बैंक भी कहते हैं, और इनकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का या व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या उसके योगों का अध्ययन किया जाता है। तो पॉइंट होगा अध्ययन इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। अगला पॉइंट है मुख्य विषय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय आय एवं रोजगार का सिद्धांत है। मान्यताएं व्यष्टि अर्थशास्त्र में होती हैं, जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मान्यताएं नहीं होती, यह एक सामान्य सिद्धांत है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? प्रारंभ में अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व को शामिल किया जाता था, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विषय वस्तु को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण। अब जो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण है, इसमें व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक उद्योग। जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण जो है, उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल उपभोग, कुल आय आदि। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है। इसमें वस्तु जो है उसका गुण, आकार सब एक समान होता है, यानी समरूप वस्तु होती है। सामान यानी एक कीमत होती है, कोई परिवहन लागत नहीं होती है। फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन लागतें नहीं पाई जाती, यानी सभी वस्तुएं एक ही कीमत पर बिकती हैं। प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, यानी कोई भी नई फर्म लाभ को देखकर प्रवेश कर सकती है और हानि होने पर छोड़ सकती है। और क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य पर बिक रही है। वस्तु को पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला है वस्तु की प्रकृति। यदि मान लीजिए कि वस्तु की प्रकृति यदि नाशवान है, जैसे कि सब्जियां, तो उसकी पूर्ति को शीघ्रता से नहीं बढ़ाया जा सकता। वस्तु की प्रकृति यदि टिकाऊ है तो पूर्ति को शीघ्रता से बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की लागत यदि कम है तो पूर्ति को शीघ्रता से बढ़ाया जा सकता है, अधिक है तो पूर्ति जो है उसको शीघ्रता से नहीं बढ़ाया जाता। वस्तु की तकनीक यदि जटिल है तो पूर्ति को शीघ्रता से नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि सरल है तो पूर्ति को शीघ्रता से बढ़ाया जा सकता है। बाजार की उपलब्धता, यदि बाजार विस्तृत उपलब्ध है तो पूर्ति को बढ़ाया जाएगा। यदि बाजार उपलब्ध नहीं है तो पूर्ति कम होगी। समय अवधि यदि कम है तो पूर्ति कम होगी, समय अवधि अधिक है तो पूर्ति अधिक होगी। समग्र मांग यानी प्रत्याशित, देखिए जितनी हम मांग करेंगे वस्तु की उतनी ही क्या होगा कि जो एक उत्पादक है उसकी आय होगी। तो समग्र मांग क्या है? प्रत्याशित आय है, जिसे विभिन्न लोग जो उत्पादन कार्य में लगे हैं अपनी उत्पादित वस्तु को बेचकर जितनी आय प्राप्त करने की आशा करते हैं उसे हम समग्र मांग कहते हैं। यानी उत्पादक अपनी आय उत्पादन को बेचकर जितनी आय प्राप्त करने की आशा करता है उसे हम प्रत्याशित समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग के अवयव हैं उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। मितव्ययिता विरोधाभास का तात्पर्य है कि किसी अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय में से बचत के कुल मूल्य में, मतलब आय, सभी लोग यदि अपनी आय में से बचत करते हैं तो बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। अर्थात या तो बचत में कमी आएगी या अपरिवर्तित होगी, यानी बचत में कुछ भी नहीं होगा। मितव्ययिता विरोधाभास को सरल शब्दों में यदि हम समझें
तो ये समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए सभी लोग आय से बचत को अनुपात बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, यानी लोग ज़्यादा बचत करने लगेंगे। और जब लोग ज़्यादा बचत करने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात बचत में कमी आएगी या वह अपरिवर्तित रहेगी, परिवर्तित नहीं है, ये अपरिवर्तित रहेगी। और इसके परिणाम को ही मितव्ययिता विरोधाभास कहते हैं। देखिए सरल शब्दों में ये कहेंगे कि यदि मान लीजिए कि सब लोग अपने पैसे को बचा के रखें तो उससे क्या होगा कि कोई खर्च नहीं करेगा, कोई खर्च नहीं करेगा तो किसी के पास बचत के लिए पैसा होगा ही नहीं। बचत के लिए पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत या तो उतनी ही रहेगी या उसमें कमी आ जाएगी। इसी को हम मितव्ययिता विरोधाभास कहते हैं कि सभी लोग बचत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचत या तो उतनी ही है या कम हो रही है। सरकारी बजट का प्रमुख उद्देश्य पहला है सार्वजनिक कल्याण, यानी बजट के माध्यम से सरकार गरीबों वंचित वर्गों के कल्याण के लिए पैसा खर्च करने के उद्देश्य से बजट बनाती है। आय एवं धन के वितरण में असमानता, कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और कुछ के पास पैसा कम है। बजट के माध्यम से सरकार इनसे कर के रूप में पैसा लेती है और सुविधाओं के रूप पर इन पर पैसा खर्च करती है जिससे असमानता थोड़ी कम हो जाए। रोजगार में वृद्धि, बजट के माध्यम से सरकारी रोजगार सृजन योजनाएं चलाती है। हिसाब देयता, बजट के माध्यम से सरकार जनता को हिसाब देती है कि उसने पिछले वर्ष में कितना, आगामी वर्ष में वह कितना खर्च करेगी, आय व्यय का ब्यौरा देती है। आर्थिक कल्याण से संबंधित कई योजनाएं जो है बजट के माध्यम से संचालित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सरकारी वस्तु सरकार द्वारा ही प्रदान की जाना चाहिए। अब सरकारी वस्तु क्या होती है, जैसे कि सड़क है, ट्रेन है, पुल है, ये क्या है, सरकारी वस्तु होते हैं। अब ये सरकार द्वारा ही सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सरकार द्वारा ही सेवाएं क्यों प्रदान की जाती हैं? इसका पहला कारण है कि इनकी कीमतों का निर्धारण मूल्य यंत्र द्वारा नहीं होता। आप सड़क पर चलते हैं तो आपसे कोई पैसा लेता है, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या पैसा लिया जाता है, पुल को पार करते हैं तो पैसा लिया जाता है क्या? यानी टैक्स के माध्यम से तो भले ले, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मूल्य कि इस सड़क का ज़्यादा उपयोग होता है तो इस पे ज़्यादा पैसा लगेगा, इसका कम उपयोग होता है तो इस पे कम पैसा लगेगा, तो इस प्रकार से नहीं होता। यानी इनका मूल्य निर्धारण इनकी सीमांत उपयोगिता और इनके लागत मूल्य के आधार पर नहीं होता है। दूसरा कारण है कि ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धी वस्तुएं नहीं होती। प्रतिस्पर्धी वस्तु का मतलब होता है कि यदि एक व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा तो दूसरा व्यक्ति इसके प्रयोग से वंचित रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग सड़क पर चल सकते हैं, यानी इनका लाभ सभी को मिलना चाहिए, इसलिए ये वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाना चाहिए। तो इसके दो ही पॉइंट हैं, एक तो इनका मूल्य निर्धारण मूल्य यंत्र द्वारा नहीं होता, दूसरा ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं है इसलिए सरकार द्वारा ही इन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा हम लिख सकते हैं कि जन कल्याण की दृष्टि से भी इनको सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाना चाहिए। मांग का नियम और मांग वक्र क्या है, लिखिए। मांग वक्र क्या है? मांग वक्र एक ग्राफ है जो क्या बताता है कि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक संबंध का अर्थ है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है, यानी कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध है। यह मांग वक्र के द्वारा हमें पता चलता है। मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। इस प्रकार मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध है। अनाधिमान वक्रों की विशेषताएं। पहला है अनाधिमान वक्र जो होते हैं वे बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। ये
अनाधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं, अर्थात ये ऐसे होते हैं, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा। उच्च अनाधिमान वक्र उच्च संतुष्टि को बताता है। ये ऊपर यदि इसके अनाधिमान वक्र होगा तो इससे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी और इससे कम संतुष्टि प्राप्त होगी। दो अनाधिमान वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होते हैं। ये मूल बिंदु है, इसकी ओर ऊर्ध्वाधर होते हैं। जो ऊपर की ओर जाने वाला एक वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को बताता है। उत्पादन फलन की संकल्पना। उत्पादन फलन क्या करता है कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य संबंध को बताता है। उत्पादन यानी मान लीजिए कि हमें 10 किलो उत्पादन चाहिए, तो या 10 किलो क्विंटल उत्पादन चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भूमि, कुछ पूंजी, श्रम, संगठन और साहस लगाने पड़ेंगे, तब हमें उत्पादन जो है वो प्राप्त होगा। तो उत्पादन फलन क्या बताता है, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य संबंध को बताता है। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन ये मानता है कि अल्पकाल में समय कम होता है तो हम भूमि को स्थिर रख लेंगे, पूंजी को स्थिर रखेंगे, केवल श्रमिक की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। फिर दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। इस दीर्घकाल में हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी उत्पादन के पैमाने को परिवर्तित करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। लागत वक्र यू आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि पहले लागतें घटती हैं, फिर स्थिर हो जाती हैं और इसके बाद बढ़ती हैं। ऐसा होने का क्या कारण है। पहला, श्रम संबंधी बचतें। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर श्रमिक की प्रति इकाई लागत क्या होती है, घट जाती है। तकनीकी लागत भी घट जाती है। विपणन, बेचने में भी अब हमें, जैसे एक ट्रक है, उसमें चाहे आप थोड़ा सा सामान ले जाएं या पूरा ट्रक भर के ले जाएं, जब बड़े पैमाने पे उत्पादन करते तो हम पूरा ट्रक भर के ले जा रहे हैं, तो हमें प्रति इकाई लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रबंध की ये बचते, चाहे आप थोड़ा उत्पादन करें या ज़्यादा उत्पादन करें, प्रबंध को उतना ही वेतन देना पड़ेगा, तो ज़्यादा उत्पादन करने पर प्रबंध की ये बचतें प्राप्त होती हैं। इसलिए प्रारंभ में लागतें घटती हैं, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा हम उत्पादन करते हैं तो फिर लागतें क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना की पहली विधि है उत्पाद विधि या मूल्य विधि, मूल्यवर्धित विधि। उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं कि एक वर्ष में एक देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ लेते हैं। व्यय विधि में हम क्या करते हैं, व्यय विधि में हम एक देश में एक वर्ष में जितने भी अंतिम व्यय हुए होते हैं उनका हम योग कर लेते हैं। अंतिम व्यय क्या होते हैं, जैसे उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निर्यात संबंधी व्यय। आय विधि में हम क्या करते हैं, जो उत्पादन के एक देश में एक वर्ष में जितने भी उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होती है उसको हम जोड़ लेते हैं। अब उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वह लगान, मजदूरी, लाभ, ब्याज आदि के रूप में प्राप्त होती है। इन सभी को जब हम जोड़ते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। उत्पादन के प्रमुख साधनों के पारिश्रमिक लिखिए क्वेश्चन नंबर 22। पहला है भूमि। भूमिपति को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो लगान होता है। और भूमि क्या होती है,
जो प्रकृति से हमें जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं वे भूमि कहलाते हैं। श्रम क्या होता है? शारीरिक मानसिक जो भी हम कार्य करते हैं उसे श्रम कहते हैं। इसके बदले में पारिश्रमिक मजदूरी मिलती है। पूंजी पूंजी जो है उसके बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। संगठनकर्ता को संगठन के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे वेतन कहते हैं। और लाभ जो है वो साहसी को प्राप्त होता है, चूँकि वह लाभ और हानि को वहन करता है। तो उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस है। इनका भूमि का पारिश्रमिक लगान, पूंजी मजदूर का मजदूरी, पूंजी का ब्याज, संगठनकर्ता का वेतन और साहसी का लाभ होता है। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति को समझाइए। मुद्रा की मांग जो है किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति से निर्धारित होता है। यदि हम मुद्रा की मांग को देखें तो मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? एक मुद्रा की मांग के उद्देश्य क्या है? एक तो सौदों का संचालन, हमें दिन प्रतिदिन में कई वस्तुएं खरीदनी होती है तो हम मुद्रा की मांग करते हैं। वस्तुओं का मूल्य तय करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। अब दूसरा है कि मुद्रा की जो मांग होती है वो सौदों पर निर्भर करती है, यानी सौदे अधिक होंगे, आप दिन प्रतिदिन में सौदे अधिक करेंगे तो मांग ज़्यादा होगी। दूसरा आय पर निर्भर करती है। अब यदि मान लीजिए कि आपकी आय बढ़ जाए, आय बढ़ेगी तो आपकी मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी। अब मुद्रा की मांग, जब आपके पास मुद्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसमें से बचत करेंगे। अब आप कितनी बचत करेंगे ये ब्याज दर पर निर्भर होगा। यदि ब्याज दर ज़्यादा होगी तो आप अपने पैसे को बैंक में जमा करेंगे, अपने पास मुद्रा नहीं रखेंगे तो मुद्रा की मांग गिर जाएगी। और ब्याज दर यदि घट जाती है तो आप अपने पास मुद्रा रखते हैं तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? मुद्रा की पूर्ति या तो सरकार करती है, केंद्रीय बैंक या अन्य बैंकों के माध्यम से। अब मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्रीय बैंक रखता है। केंद्रीय बैंक कैसे नियंत्रण रखता है? साख नियंत्रण की रीतियों के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। अब केंद्रीय बैंक जैसी देश में आवश्यकता हो उसके अनुसार साख का सृजन यानी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देता है और नियंत्रण यानी उसकी पूर्ति को घटा देता है। थैंक यू।